ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर एनईडी में केमिस्ट्री के पास पेपर कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के। तो इसमें 100 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म डैश। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है बताएं? कीटोन बनाता है, बिल्कुल सही। फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कीटोन बनेगा। सेकंड है बायर्स मेथड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और व्हेन डैश। बायर्स मेथड कब यूज करते हैं? जब बॉक्साइट और में Fe2O3 होता है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। थर्ड है बेंजीन शोज सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू डैश। बिल्कुल डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड की रोटेशन होती है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में स्टेबिलिटी आती है और वो सैचुरेटेड नेचर रखता है। क्लियर है बेटा सबको? कोई भी एमसीक्यू उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ बस 100 एमसीक्यू जल्दी से कवर अप करें, ठीक है। नंबर 4 देखिए, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम देन रिएक्शन विल मूव इन डैश। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो कहा जाएगा, सही कह रहे हो, बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, बिल्कुल सही। हीट प्रोवाइड करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड जाएगा। पता है सबको ली चाइटलर्स प्रिंसिपल। नंबर 5 है विच इज इनकरेक्ट अबाउट हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब ये ओल्ड बुक का टॉपिक आ गया ना। हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में क्या बात है इनकरेक्ट है? तो देखो मैंने आपको दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि हेलो फॉर्म किसे कहा जा सकता है, व्हाट इज हेलो फॉर्म, या हेलो फॉर्म हम लोग किसे कहते हैं? तो हेलो फॉर्म असल में हमारे पास एक क्रिस्टल होता है CHI3। CHI3 इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेलो फॉर्म। ये हेलो फॉर्म कहलाता है, CHI3, ठीक है। अब ये होता क्या है बेटा, हेलो फॉर्म हमारे पास इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं, येलो कलर के, पीले रंग के इसके हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं हेलो फॉर्म, ठीक है। तो येलो क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, इसको हेलो फॉर्म कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ बताता है, दो चीज़, ये क्या चीज़ को टेस्ट करता है, या पॉजिटिव टेस्ट किस में देगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन का पॉजिटिव टेस्ट कब आता है? ये हेलो फॉर्म रिएक्शन उस वक्त होता है, हेलो फॉर्म की फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब हमारे पास या तो ये ग्रुप हो, असाइल ग्रुप, अगर यहीं पर ये मौजूद हो, या फिर CH3 कार्बन CH3, ये वाला ग्रुप हमारे पास हो। अगर ये दो ग्रुप्स हमारे पास होते हैं तो इन दो ग्रुप को, या इस तरह से OH लगा देते हैं यहाँ पर, सॉरी OH लगा दो, इन दो ग्रुप को क्या कर सकता है, ये हमारे पास इसका टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है। अब जरा आते हैं इसके ऑप्शन पर, क्या करेक्ट ऑप्शन है कि किसके बीच डिस्टिंग्विश करेगा? पहला है इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन। तो इथेन इथाइन के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इसको टेस्ट कर रहा है ना, तो इथेन इथाइन के बाद तो नहीं है, इथेन इथाइन का टेस्ट हम इससे नहीं कर सकते। ए ऑप्शन कट गया। बी क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड टू कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा हम कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, मान लेते हैं कि एल्डिहाइड अगर हम ये लेते हैं, और कीटोन तो सबसे पहला मेंबर हमारे पास एसीटोन हो गया, ये ले लें। अब जरा देखिए बच्चों, ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देगा हेलो फॉर्म का, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि इसमें इन दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं है, ना साइल ग्रुप है न ये वाला ग्रुप हमारे पास मौजूद है। दैट्स वाई क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन को, लेकिन सिर्फ फॉर्म एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड अगर आप लेंगे तो फिर क्या होगा, उसको ये टेस्ट कर सकेगा, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, ये हमारे पास होता है एसिड एल्डिहाइड, तो देखो इसमें भी ये वाला ग्रुप आ रहा है, असाइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हेलो फॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। सी है इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कीटोन टू अल्कोहल। कीटोन और अल्कोहल के भी डिस्टिंग्विश ये नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, अल्कोहल में भी ये पॉजिटिव टेस्ट हमारे पास दे रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया बी ऑप्शन। लेकिन एल्डिहाइड सारे नहीं, फॉर्म एल्डिहाइड इसका नेगेटिव टेस्ट देगा और कीटोन इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्या हो गया? अच्छा इनकरेक्ट अबाउट, सॉरी मैं आप तो करेक्शन की बात कर ली मैंने, सही सॉरी, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो अब थोड़ा दोबारा से एमसीक्यूज देखते हैं, मैंने करेक्ट के लिहाज से बता दिया। तो इसका मतलब बी हट गया, बी के बीच तो डिस्टिंग्विश हो रहा है।
ए के बीच नहीं हो रहा डिस्टिंग्विश 100%। अच्छा सी के बीच भी कुछ सूरतों में हम कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। कैसे? अगर कीटोन आप ये ले लें और अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल हमारे पास ये आ गया ना अल्कोहल, तो इसके बीच डिस्टिंग्विश कर सकता है। अल्कोहल में हम कौन सा ले लेते हैं? मान लो ये वाले लेते हैं मिथानॉल, सॉरी जरा देखें जरा, मिथानॉल। अब मिथानॉल के अंदर ये वाला ग्रुप नहीं है CH3COH वाला, मिथानॉल के अंदर तो ये ग्रुप नहीं है, ये तो इथानॉल के अंदर होगा। तो हम कीटोन और अल्कोहल के भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेलोफॉर्म से। जो नहीं कर सकते हैं वो किसको नहीं कर सकते हैं भाई? इथेन और इथाइन को नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही कहा इन्होंने फायजा ने, ठीक है, तो ए ऑप्शन लगा दिया। क्लियर है? इसी तरह मुझे बताया करें, मैं करेक्ट समझ के बता रहा था, ठीक है, कोई मसला? सही हो गया। 6 है वैन डर वाल्स फोर्स इज मिनिमम इन डैश। ये तो बड़ा आसान है। वैन डर वाल्स फोर्स नोबेल गैसेस हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। जितना बड़ा एटम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। छोटा एटम ढूंढ लो, बिल्कुल सही, हीलियम में स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया मिनिमम। क्लियर है? ये बड़ा एटम में स्ट्रॉन्ग होता है। बेटा 6 तक समझ में आ गया ये? 4, 5, 6 नेक्स्ट आ जाए। 7 विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है, कौन सी बात गलत है? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इसको, बेटा आपको पता है, ठीक है। पहला क्या, इट्स वैल्यू कैन बी 0, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। ये करेक्ट है कि 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है हम लोगों ने। इट इज इन होल नंबर। बी को हम थोड़ी देर में चेक करते हैं, बी को छोड़ते हैं, ठीक है। सी देखते हैं। इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन डेट एक्सप्रेशन। ये भी सही है, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन डेट एक्सप्रेशन होता है। अब आते इट इज इन होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है? हाँ, होल नंबर जो डेसिमल में ना हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर हो गया। यही स्टेटमेंट हमारी इसकी बी क्या हो गई? इनकरेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, जैसे हाफ ऑर्डर रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर में हो, बल्कि डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल के अंदर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पाया जा सकता है। तो हमें आगे बात, तो ये एमसीक्यूज में बी ऑप्शन हमारा हो गया। बाकी ए और सी में तो सही बात कर रहे हैं। नंबर 8, यस कासमा, तबीयत खराब है आपकी? पीछे क्यों बैठा हो? आगे बैठ जाओ। तबीयत सही है, ठीक है। नंबर 8 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज डैश। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे लिखा जा सकता है? ए बी सी डी। बी, वर्क डन की फॉर्म में लिखा हुआ है। वर्क डन हमने क्या पढ़ा था कि, अच्छा हमने पढ़ा था कि नॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास होती है डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर किसकी होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है। और अगर हम इसमें डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई नहीं है ना यहाँ पर, ए ऑप्शन होना चाहिए फिर तो। अगर साइन चेंज करें तो क्यू इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, यही है ना भाई? हाँ तो अच्छा, अब इसमें जरा देखो, गौर से सुनो, कुछ कह रहे हो? यू करके होता है ना, वो तो फिजिक्स के अंदर होता है। और जो फिजिक्स के अंदर साइन कॉन्वेक्शन आती है, भी आपको पता है। फिजिक्स में साइन उलट होता है ना, इसका पता तो है आपको। फिजिक्स के लास्ट के नहीं सोचो, केमिस्ट्री में यही होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ए ऑप्शन है, ए इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिजिक्स के अंदर माइनस आता है यहाँ पर। तो यार केमिस्ट्री फिजिक्स का फर्क है ना, वो केमिस्ट्री बात कर सिस्टम की और फिजिक्स क्या बात करता है सराउंडिंग की, फर्क है दोनों, सब्जेक्ट ही चेंज है। ओके, क्वेश्चन 9 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला? बहुत आसान, क्या कह रहे हो असद? ए ऑप्शन ना, थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल, बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है। सबको पता है ये? 10 है द सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बहुत आसान, बफर सॉल्यूशन, ये तो डेफिनेशन आ गई। दोनों क्लियर है बेटा? कोई भी मसला है पूछना है, ठीक है। नंबर 11 बेसिक बफर सॉल्यूशन कंटेन्स डैश। अपने मर्जी से चेंज कर रहे हो। बफर हमारे पास 2 है ना भाई, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है।
एसिडिक बफर में क्या होता है, हमारे पास एक वीक एसिड होता है और उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। बेसिक बफर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास वीक बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, हमसे क्या बेसिक है ना, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो गया ना। लेकिन बेस असल में स्ट्रॉन्ग एसिड ही नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होता है, जैसे NH4Cl हो गया, पता नहीं आप लोगों को, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे आ जाए NAD में तो फिर यही वाला लगा देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड करके, ठीक। नेक्स्ट है 12, ब्लीचिंग एक्शन इन ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। बिल्कुल सही जवाब HOCl, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, क्योंकि यही क्या करता है हमारे पास है, नेसेंट क्लोरीन को इजेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, सॉरी। ओके, क्वेश्चन 13 है, विच इज इनकंसिस्टेंट अबाउट आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में कौन सी बात गलत है, सही नहीं है। नेम ऑफ एलिमेंट इज सेम, इनकंसिस्टेंट मतलब इनकरेक्ट, ये तो कट गया। एटॉमिक नंबर इज सेम, बिल्कुल सही बात है, आइसोटोप पता है ना। मास नंबर इज सेम, देखो मास नंबर आपको पता है अलग अलग होता है ना बेटा, मास नंबर चेंज होता है, एक जैसा नहीं रहता है, पता है ये बात आपको। आइसोटोप की डेफिनेशन के एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर्स, जैसे प्रोटियम, ड्यूटियम, टीटियम, क्लियर है, ठीक है, बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप इन डैश, क्वेश्चन 14 है। हाँ बताइए, सेकेंडरी केमिस्ट्री, सल्फोनेशन, गुड। 15, बेकलाइट इज द पॉलीमर ऑफ डैश, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, ठीक है, ओके सही है। मिथानल वाला आता है, ऐसा आ गया तो यही सही है, लेकिन फिनॉल एंड मिथानॉल करके 2 बार ऑप्शन होगा ना, ऐसे मिथानल होगा ही नहीं, तो असल में इस तरह से आता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं जाता, लेकिन अभी तो आंसर यही है इसका, ए। लेकिन असल में फिनॉल एंड मिथानॉल ऐसे करके ना 2 बार लिखा होगा, तो उसमें से कोई एक वाला सही होगा। मिथानल के बजाय मिथानॉल लिख दिया होगा 2 बार, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये चीज़ सही है। तो उसको आपको फिर खुद ही देखना है, उसका तो आंसर नहीं पता क्या है। ऐसे अगर आ जाए तो यही आंसर है, लेकिन ऐसे आता नहीं है, ठीक है, कि मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया ये बात। नेक्स्ट देखो, नंबर 16, ये जो आउट ऑफ द बुक्स आपका MCQs है। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन पल्प मेकिंग। पल्प मेकिंग में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? अच्छा देखो, इसके एक ट्रिक सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल ट्रिक याद रखो इसकी। अल्फ़ाबेट के लिहाज से चल जाओ, अल्फ़ाबेट के लिहाज से क्लीनिंग, जैसे देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लीनिंग, देखो पहले C आता है, फिर D आता है, फिर S आता है ना, ABCD के ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाओ। तो पहले क्लीनिंग होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर स्क्रीनिंग होता है। तो अब देखो यहाँ देखो C आ रहा है, फिर D आ रहा है, फिर B आ रहा है, ये ऑर्डर ख़राब हो गया शुरू के 3। C आ रहा है, फिर S आ रहा है, फिर B आ रहा है, ऑर्डर ख़राब हो गया। C आ गया, S आ रहा है, फिर ऑर्डर ख़राब हो गया। तो जिसका असेंडिंग ऑर्डर में चला अल्फ़ाबेटिकल के हालात से वही, वरना नहीं आगे पीछे हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो क्लीनिंग, डाइजेशन, स्क्रीनिंग, ब्लीचिंग, क्लियर है, रट्टा ही मार रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे कोर्स से आउट है, आता है ये MCQ, ठीक है, इसको ऐसे ही याद करो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लो, C D S, मतलब अल्फ़ाबेट में चलेगा जो असेंडिंग है। हाँ हाँ, ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। नंबर 17, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय, तो बड़ा आसान है, इसको तो मज़े से बताएंगे सारे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, वन साइडेड तो डायरेक्ट कोवलेंट हो जाएगा ना, ओके। नंबर 18, व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रुप 3। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट MCQs है। व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रुप 3A। ग्रुप 3A के बारे में कौन सी बात हमारी जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट है या गलत है, सॉरी सही है, ट्रू है। दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, नॉन ऑफ दिस। अब देखो मैं यहाँ एलिमिनेशन करता हूँ, नॉन ऑफ दिस हट गया, सॉरी दे हैव वेरिएबल वैलेंसी हट गया, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास होती है, मतलब इनकी +3 वैलेंसी है, +3 वैलेंसी ही रखते हैं 3A ग्रुप वाले, तो वेरिएबल नहीं होती, फिक्स होती है। तो C तो हट गया। अब आते B में, दे हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो IP तो हमारे पास इंक्रीज होती है, यकीनन होती है, लेकिन चूंकि इनमें हमारे पास क्या है, ग्रुप 3A के अंदर अगर हम देखें ज़्यादातर हमारे पास इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मेटल्स पाए जा रहे हैं, और मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई नहीं होती, लो रहती है।
एज कंपेयर टू 1A 2A ग्रुप तो हाई होगी, लेकिन नॉन मेटल से कंपेयर करें तो बहुत कम होगी आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दैट्स वाई बी नहीं है। तो जो सही बात इसकी है वो क्या है, ए, दे हैव हाई डेंसिटी। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, और आपको पता है कि जो 1A 2 ऐसे भी अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो 1A ग्रुप 1A 2A ग्रुप के जो हमारे पास मेटल्स पाए जाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम सॉफ्ट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम वगैरह जो सेक्शन जो थर्ड में जो पाए जाते हैं ग्रुप थर्ड में, वो थोड़े हार्ड मेटल होते हैं, उनकी हार्डनेस, उनकी सख्ती ज़्यादा होती है 1A 2A ग्रुप के मुकाबले में, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है उनकी, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ रही होती है उसकी। समझ में आ गई बात? तो 3A ग्रुप के बारे में सच्ची बात यही है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा इसलिए नहीं है कि वो नॉन मेटल्स नहीं है, मेटल्स हैं। मेटल्स की आईपी वैल्यू हमेशा डाउन रहती है, कम रहती है, और वेरिएबल वैलेंसी मेटल्स की होती है लेकिन ट्रांजिशन मेटल की होती है। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3A की बात करें, बोरॉन फैमिली की, बात समझ में आ रही है? नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, फिर सिंपल सी बात है। वो मसला तो इसका बेटा ए ऑप्शन लगाने दे, हाई डेंसिटी। ये तो रट्टा मारना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल पता है किसी को? याद करने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फिनॉल का? ये 181.7 ये होता है, ठीक है, याद कर लो। 181.7 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? ये फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? तो ये वाला याद करना, ये ऑप्शन। तो मसला समझ में आगे बात। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? इसमें से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसमें? CO2 SO2 MgF NaCl। ये क्वेश्चन 20 हमारे पास है। हाँ जी, किसमें हो रहा है? नहीं पता, मैं बताऊं? मुश्किल है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास है नॉन पोलर, चूंकि इसका शेप हमारे पास क्या था? लीनियर है, लीनियर शेप है तो नॉन पोलर हो गया। MgF ये आयोनिक है तो ये ऐसे ही कट गया। NaCl ये भी आयनिक है तो ये ऐसे ही कट गया। बच गया अभी सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास पोलर नेचर रखेगा। कैसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से एंगुलर होता है। बॉन्ड एंगल 119 डिग्रीज की आ रही होती है, तो बेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, बेंट स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है? ये हमारा पोलर नेचर रखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो SO2 यहाँ पर इसके आगे, मुझे नहीं पता कि इस ऑप्शन से इससे पहले मैंने इसको कराया कि नहीं। इन ऑप्शंस के अंदर SO2 हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? क्या पता इससे पहले हमने HCl वगैरह डाला हुआ था ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें 21 है, इन द लॉ ऑफ मास सेक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। लॉ ऑफ मास सेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ABCD सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पता है ये सबको लॉ ऑफ मास सेक्शन, आसान है। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन? ये भी ओल्ड बुक है। कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं सुना होगा आपने कभी। देखो कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने इस रिएक्शन के बारे में बताया था, इसको हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो नाम का साइंटिस्ट था। अब कैनिज़ारो रिएक्शन किसमें पाया जाता है? उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें अल्फा कार्बन एग्जिस्ट करे या अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास क्या करेगा? कैनिज़ारो रिएक्शन अंडर को करेगा। अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, चेक करो जरा। फॉर्मेल्डिहाइड, एक एक करके सबको दिखाता हूं। मुश्किल MCQs है तो समझना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है समझने के सिवा। ठीक है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप के साथ, अच्छा सॉरी, कैनिज़ारो रिएक्शन उनमें होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं बल्कि एब्सेंट होता है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा कैनिज़ारो रिएक्शन उसके अंदर हो रहा होता है, जिसमें होगा उसमें नहीं होगा। आ जाओ, ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो क्या इसमें अल्फा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या अल्फा कार्बन है?
तो क्या इसमें अल्फा कार्बन है? नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ ही अल्फा हाइड्रोजन ज्वाइन होता है। तो ये पहले ही आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन मैं बाकी भी दिखाता हूं, मुश्किल है एमसीक्यू से, BCD भी देखें। एसिटाल्डिहाइड, क्या ये ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? ये कभी नहीं करेगा कैनिज़ारो रिएक्शन। अब जो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं करते, फिर वो इसका एक अलग रिएक्शन करते हैं, हमने इसको पढ़ा था, एल्डोल कंडेंसेशन। फिर उसको हम करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये जो है ना वो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। रिएक्शन पे नहीं जाओ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिर्फ नाम याद रखो। एसीटोन, अब एसीटोन की बात करते हैं तो ये हमारे पास एसीटोन है। एसीटोन में क्या है बेटा? ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, तो एसीटोन भी नहीं करेगा कैनिज़ारो। अब आ जाओ बोथ ए एंड बी, तो ए तो करेगा लेकिन बी नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन भी कट गया। तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, बाकी बी और सी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन देगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन। अभी ओल्ड बुक का टॉपिक है, रिएक्शन पे भी नहीं जा रहा कि रिएक्शन क्या होता है नहीं होता, उसको छोड़। क्लियर है? अब आगे आते हैं 23। नेल्सन सेल इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। नेल्सन सेल से क्या बनाते हैं? क्लोरीन गैस भी बनता है, कास्टिक सोडा भी बनता है, दोनों बना सकते हैं। ये ओल्ड बुक का टॉपिक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेल्सन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है हमारे पास। 24 हार्ड वाटर कंटेन्स इम्प्यूरिटीज सच एज डैश। हार्ड वाटर में, खारे पानी में कौन सी इम्प्यूरिटीज मौजूद होती हैं, कौन सी मिलावट मौजूद होती है? सल्फाइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नहीं, हाँ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सल्फाइड्स नहीं होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ए नहीं होगा। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम ये होता है। क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये भी होता है। देखो सर मसला है, सवाल में मसला है, जरा सुनिएगा गौर से। देखो हमारे पास हार्ड वाटर जो होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं सवाल में मसला दिखाता हूँ क्या। छोड़ा अभी सवाल, क्योंकि सवाल में जब इशू क्रिएट होता है तो हम उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। देखो बेटा, वाटर जो है ना, पानी दो तरह का है। एक हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। मीठा पानी, खारा पानी। अब जो हार्ड वाटर होता है हमारे पास है, हार्ड वाटर जो हमारे पास होता है वो खारा पानी होता है। हार्ड वाटर भी हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, क्लास 10 में, कि ये दो तरह से होता है। एक हमारे पास होता है टेम्पोररी हार्ड वाटर और एक हमारे पास क्या होता है? परमानेंट हार्ड वाटर। ऐसे ही ना भाई, टेम्पोररी परमानेंट दो तरह के हार्ड वाटर होते हैं। तब वो जब हमने मैट्रिक में पढ़ा था तो हमें नहीं पता था कि कभी एनईडी में भी इसको पूछा जा सकता है। तो मैट्रिक क्लास हम लोग पढ़ते थे, लेकिन देखो काम आती है। 9 में भी केमिस्ट्री जो पढ़ी, 10 में जो पढ़ी, वो आगे काम आती है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है जो हमने 4 सालों में पढ़ा है, जो भी चीज़ हमने पढ़ी है। तो टेम्पोररी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर है। टेम्पोररी हार्ड वाटर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से आता है, जिसमें कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारे पास हो जाता है। और परमानेंट हार्ड वाटर में क्या होता है? सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। मतलब कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये चीज़ें परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर पाई जाती हैं। अब आ जाओ सवाल पे। इस लिहाज से देखा जाए तो बी और सी करेक्ट है, बट ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज है। होगा क्या कि ए ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा, यहाँ पर आपको दिया होगा सल्फाइड नहीं बल्कि सल्फेट। सल्फाइड क्या होता है? जब सल्फर अकेला होता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। ये तो नहीं होता, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट्स हो सकते हैं। अगर आप इस सल्फाइड को सल्फेट कर दो, सल्फाइड को सल्फेट कर दो, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद चेंजिंग आएगी, अदरवाइज तो बी सी दोनों सही है, तो आप तो फंस जाओगे कि फिर निशान क्या लगाएं। और रेडियो बटन से, जैसे मैंने आपको बताया, रेडियो बटन में एक ही में निशान लग सकता है, एक साथ दो भी नहीं लग सकता। चेक बॉक्स नहीं दिया है उन्होंने, मतलब एक में निशान लगेगा, दूसरे में लगाओगे तो पहले से खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों में टिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ सल्फेट्स कर लेना है। तो मसला आगे देखें। 25 अराइल हैलाइड कैन नॉट परफॉर्म एसएन रिएक्शन बिकॉज ऑफ डैश। अब ये दोबारा से थोड़ा डिफिकल्ट आ गई। देखो अराइल हैलाइड किसे कहते हैं? एक तो हम लोगों को पड़ता है अल्काइल हैलाइड के हवाले से कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। सही है, अल्काइल हैलाइड तो हमें पता है RX, ये अल्काइल हैलाइड कहलाती है, तो सबको पता है, सेकेंड ईयर में पढ़ा हम लोगों ने। अराइल हैलाइड किसे कहते हैं? अगर बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज अराइल हैलाइड।
इसको एराइल हैलाइड कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग हेलोबेंजीन भी कह सकते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब ये एसएन रिएक्शन नहीं करते, आरएक्स तो करते हैं, ये नहीं करते हैं। कॉमन सेंस, दिमाग को लगाओ। आपको पता है कि आरएक्स और इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव क्या आरएक्स होगा? ये कम रिएक्टिव होगा। ये क्यों कम रिएक्टिव होगा एराइल हैलाइड? बिल्कुल बेंजीन की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से। क्योंकि डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग है तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, सैचुरेटेड नेचर हो जाएगा और रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एसएन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो नहीं करेगा। तो वही पूछ रहे क्यों नहीं करता भाई? तो लेस रिएक्टिविटी की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग की वजह से, कॉन्जुगेट पाई बॉन्डिंग की वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से। अब कोई भी ऑप्शन देख लो, क्या है ऑप्शन? हाँ, रेजोनेंस। रेजोनेंस हो जाएगा ना भाई। रेजोनेंस इसी को कहते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन। पता है आप लोगों को, सेकेंड ईयर में पढ़ा है डिटेल में काफी आप लोगों ने। तो मसला रेजोनेंस को ही कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छा, एक कॉन्जुगेशन भी होता है। इसी रेजोनेंस को हम लोग कह सकते हैं कॉन्जुगेशन, इसी को कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन। लेकिन जो बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, वो कंजक्शन लिख दिया है, जो कुछ भी नहीं होता है। तो कॉन्जुगेशन होता तो बी भी सही हो जाता, इसलिए नहीं। और इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट एक अलग चीज़ होती है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग है, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट एक अलग चीज़ है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, रेजोनेंस। तो ये थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज दिया है एनईडी में, 50 में से एक ही एमसीक्यूज मुश्किल आ रहा होता है, बाकी सारे आसानी रहते हैं। ठीक है। नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CR इन K2Cr2O7। बहुत हल। डायरेक्ट बताओगे क्या? क्या निकालोगे? निकालें क्या? K2Cr2O7 के, अरे बहुत बोरियत है निकालना। ऐसे निकलेगा +1 × 2 + CR × 2 + -2 × 7 = 0। 2 + CR × 2 माइनस का 14 = 0। CR × 2 = प्लस का 12। CR बराबर हो गया प्लस का 12/2, प्लस का 6 आ गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। आता है सबको निकालना ऑक्सीडेशन नंबर? किसी का भी आ सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ पर निकाले। तो मसला नहीं समझ में आ रही बात? आ गई? बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएंगे, पक्का फेल है। गलत नहीं समझ में आया क्या? आ गया? फेल तो नहीं होंगे, नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे ना। चलो अगला बढ़ो। 27, सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड वास्टली बाय डैश। सोडियम कार्बोनेट कैसे को किस प्रोसेस से बनाया जाता है? ओल्ड बुक है, बताओ फायजा। सॉल्वे प्रोसेस, गुड, ये ऑप्शन याद करना है। ये ओल्ड बुक का टॉपिक है। एर्नेस्ट सॉल्वे के नाम से एक बेल्जियन केमिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था। बेल्जियम में पैदा हुआ था, तो उसका एक प्रोसेस था सॉल्वे प्रोसेस, जिससे उसने बताया था कि सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रोड्यूस होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, कास्टिक एनलाइट सेल से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाते हैं। पता है ये बात सबको? को मसला आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओके। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय डैश। बहुत आसान है। हाँ जी, सी वाटर से, बिल्कुल सही। एवापोरेशन के जरिए हमारा बन सकता है। द फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स ओनली द रेशियो ऑफ एटम इन इज कॉल्ड डैश। ओके, सॉल्ट कैसे बनेगा एवापोरेशन से? 29, द फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स ओनली द रेशियो ऑफ एटम इज कॉल्ड डैश। एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट 30, वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन। हाँ बोलो असद। हाइड्रोलाइसिस, गुड। 31, इंक्रीजिंग डैश विल इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन। क्या बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? यस, ऑल ऑफ दीज। टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन, सरफेस एरिया, ये सभी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बॉन्डिंग कॉमन बिटवीन NaOH एंड NH4OH इज डैश। इस दोनों में कौन सी बॉन्डिंग कॉमन है जो दोनों में एग्जिस्ट करेगी? आयनिक, कोवेलेंट, डेटिव, बोथ ए एंड बी। आयनिक कह रहे हैं बेटा, दोनों में कॉमन है। गलत जवाब, बोथ ए एंड बी। दिखा देता हूं, देखो Na+ ये रहा और OH ये रहा।
माइनस। ये रहा इनके बीच में, ये हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड आ गया, दिस इज आयनिक, दिस इज कोवेलेंट। सही है। और सुनो NH4OH, ये NH4 इस तरह से आ गया हमारे पास, ये NH4 हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये OH नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी देखो, ये जो हमारे पास है कैटायन आयन के अट्रैक्शन, ये आयनिक बॉन्ड है, और ये आपको यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड दिख सकते हैं ये सारे। तो आयनिक और कोवेलेंट ये दो चीज़ें। अच्छा, डेटिव बॉन्ड जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो आपको कास्टिक सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? तो जो उसको देख लेते रहा, जो गलत जिन्होंने बताया वो देखिए। 33, विच कंपाउंड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस में होगा? NaCl में। बहुत मजे की बात, बहुत अच्छा। NaCl में तो अल्लाह के बंदे आयनिक होगा, कोवेलेंट कब से आ गया? NH3, यस NH3 में होगा ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, चूंकि लोन पेयर आ रहा है इसमें, लोन पेयर आ रहा है, दैट्स वाई ये पोलर होगा। K3N नहीं होगा, K3N तो हमारा आयनिक है ना। आयनिक कैसे है? चूंकि मेटल के साथ नॉन मेटल आ रहा है। मेटल क्या हो गया फायदा? तो बेटा सेटिंग आगे कर लेना, आगे आ जाए, ठीक है। 34, हेसिस लॉ स्टेट्स दैट, हेसिस लॉ की स्टेटमेंट बताइए कौन सी है? आता है सबको, बताइए चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हेसिस लॉ की? ऑप्शन ए करेक्ट है, द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्राउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन और सेवरल स्टेप। बिल्कुल सही। ये हेसिस लॉ जो है थर्मोकेमिस्ट्री का, उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, कि साइक्लिक प्रोसेस हो चाहे ए साइक्लिक प्रोसेस हो, दोनों सूरतों में हमेशा सेम रहता है जो हमारा नेट एंथैल्पी चेंज होता है। अच्छा, ये सारा एक ही सवाल देता बड़ा, ऑप्शन ही इतना बड़ा, ये पूरे एक सवाल है कि मतलब ये ऑप्शन से बड़े बड़े इसके, क्लियर है? मतलब अलग अलग स्टेटमेंट डाल दिए, तो ए वाला करेक्ट है वैसे। 35, बेंजीन हैज रिएक्शन, बेंजीन कौन सा रिएक्शन करता है? कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है? 36, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखो बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, पता है ना? जितना छोटा एटम होगा, आयन होगा, उतना ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो सबसे छोटा वाला ढूंढ लो इसमें, मिनिमल के नहीं मिनिमम पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा आयन ढूंढ लो। सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा? बोलो असद। बिल्कुल, पोटेशियम प्लस। पता है कैसे? क्योंकि देखो ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ज़्यादा बड़ा तो पोटेशियम होगा, 4th पीरियड में पाया जाता है। मैग्नीशियम तो सोडियम के साथ होता है 2nd पीरियड में। बात समझ में आ रही है? बड़ा कैसे समझ में आ रहा है सबको? ये K+ पोटेशियम आयन। सर सर मुंडी नहीं लाते रहो, बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ सर आ रहा है, पता लगा कुछ भी नंबर आ रहा है 25 में से 15, 16, दिमाग खराब हो जाता है फिर मेरा जब आप नंबर कम लाते हैं। भाई जब आपको सब समझ में आ रहा है तो नंबर भी तो पूरा है ना यार। ये सब में गलत, लिथियम लगा के आ रहे, सोडियम लगा के आ रहे पेपर में, हो जाएगा ना सही? तो देखो गलती देखो, आप ही के नंबर कम आएंगे, फ्यूचर आपका खराब होगा ना, डार्क होगा। मेरी क्या चीज़ है? तो बेटा सही से समझो, ये बहुत सीरियस मैटर, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, यही ज़िंदगी का फैसला करेगा आगे की आपके। 20 टेस्ट आप देंगे 12 जून से, ज़िंदगी में क्या बनना है ये टेस्ट फैसला कर लेगा आपको। कैनेडी से पास होंगे कि KU से पास होंगे कि किस यूनिवर्सिटी से पास होंगे, और यूनिवर्सिटी से पास होना ही आपके फ्यूचर का फैसला करेगा ज़िंदगी में क्या बनना है ना भाई? हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अलग होते हैं, सबकी जॉब्स अलग होती है, सबकी डिमांड, सबकी वर्थ, सब कुछ अलग होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मसला ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ग्रुप इज इनएक्टिव? बिल्कुल सही जवाब, वेल डन, एट ग्रुप, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। ठीक है बेटा। अच्छा, NAD के अंदर देखो एडमिशन हो जाए ना, जो NAD के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। NAD का मुतबादिल कोई भी नहीं है। अगर आप फास्ट और NAD को बराबर रख लो थोड़ी देर के लिए, हम कराची के अंदर फास्ट इज इक्वल टू NAD कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 19-20 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। कुछ लोग NAD को ऊपर कर देते हैं फास्ट से। अगर आप इसको हटा देते हो, फास्ट NAD को हटा दो ना, तो इसका मुतबादिल, इसका सब्स्टिट्यूट कराची में और कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में। अगर आपको लगता है प्राइवेट में पैसा दे के सर सैयद में
या इकरा में या किसी CBM में कहीं भी चले जाएंगे, वो NED से बेहतर कतई तौर पे नहीं, किसी भी अंदाज में नहीं है। बल्कि पैसा वो NED से 4 गुना ज़्यादा ले लेगा, बट फ़ायदा उसमें वो नहीं है। इसी तरह से NED को छोड़कर अगर आप किसी और गवर्नमेंट में जाओगे, चाहे आप KU में जाओ, चाहे आप दाऊद में जाओ, चाहे आप SMIU में जाओ, वो NED का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है NED और उसके अंदर। अब ये सच्ची बात है, क्योंकि KU में आप जाओगे ना, UBIT बहुत सुना होता है, जब जाओगे तो आप बोलोगे NED उससे 10 गुना बेहतर है। अगर आप रिव्यूज़ लोगे सीनियर से UBIT के हवाले से, तो NED उसके लिहाज से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है बेटा। देखो मेन चीज़ चलती है मैनेजमेंट से, टीचर वगैरह से, बिल्डिंग से, इमारत से कुछ नहीं होता। अगर मैनेजमेंट अच्छी है ना तो हर कुछ अच्छा होगा। NED की मैनेजमेंट बहुत टॉप क्लास की है, KU की मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं है, इसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। अभी देखो ना, पेपर्स वगैरह KU में हो ही नहीं रहे। सेमेस्टर में बच्चे बैठे में पेपर के इंतजार में, पेपर ही नहीं हो रहा, टीचर्स ने बाइकआउट कर दिया कि सैलरी नहीं आ रही, हम लेंगे नहीं पेपर। अभी सुना होगा फेसबुक पे बड़ा वीडियो चल रहा है, KU के टीचर बोल रहे हैं हम पेपर ही नहीं लेंगे। NED में कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। 4 साल का शेड्यूल आपको पहले दिन ही बता देंगे कि इस दिन ये पेपर है, इस दिन ये पेपर है, 4 साल के पहले से पता होगा। और आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जल्जला आ जाए, वो टेस्ट पेपर उसी दिन होगा उनका। तेज़ तूफान आंधी में भी पेपर चल रहा होता है NED का, चेंज नहीं करते ये लोग। और ये सिस्टम कहलाता है, ये मैनेजमेंट कहलाती है, पहले से पता हो। हाँ, KU में बहुत मसाइल हैं, तो भाई NED में हो जाए बेस्ट है। देखो नहीं हुआ ना NED में, तो फिर मजबूरन हमें लेना होगा कहीं और। मजबूरन तो कहीं ना कहीं तो जाना है ना बेटा, लेकिन बेस्ट है कि बेस्ट जगह पर हो जाए। अपनी पूरी कोशिश करें NED के लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो ले ही लेंगे। बट एक मलाल इस चीज़ का रहेगा कि NED में नहीं हुआ। सिंपल सी बात है ना भाई। तो ये 8A ग्रुप की बात है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई मसला, कोई इशू? सही क्लियर है? 8A ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं 38। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान है, हाफ मोल हो गया तो A हो गया 3.01, तो डायरेक्ट वर्बली हो गया ये तो। 39 विच स्टेटमेंट इज ट्रू। दोबारा आगे थर्मोकेमिस्ट्री पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए ऑप्शन तो सही है, 1 मिनट, ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। H इक्वल टू E प्लस PV। H क्या हमारे पास होता है बेटा? H इज कॉल्ड, ये हाइड्रोजन नहीं है, एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है वो E प्लस PV के बराबर होता है। अब और देखते ना, ये डी वाला ऑप्शन भी है ना, मसला ये है, इसलिए E माइनस, हाँ नहीं 1 मिनट, H E माइनस PV, H इक्वल टू E प्लस PV। हाँ, ए ऑप्शन सिर्फ सही है, साइन चेंज हो गया ना, प्लस होता है E प्लस PV होता है। ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। अब थर्मोकेमिस्ट्री आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा तो नहीं, आप इसको एज इट इज़ याद कर लो, ये फार्मूला होता है, बिना वजह उसके कर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ो। सही है? 40 है, इफ कैटालिसिस इज एडेड इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम देन डैश, देन इक्विलिब्रियम इज मूव टू डैश। अगर इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन है और कैटलिस्ट ऐड कर दोगे तो क्या होगा उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही। 41 डैश हैज मोर आयनिक कैरेक्टर, हाईएस्ट है, बहुत आसान, HF, जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। सबको पता है बेटा ये HFO का, कई बार किया ये MCQ हम। नेक्स्ट देखें 42 विच सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर। बहुत आसान, लोन पेयर किसमें? सेंट्रल एटम में। किसमें? बी ऑप्शन में है, बिल्कुल, PH3। इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फीन, कहते हैं ना इसको हम, ये फॉस्फीन गैस होती है। जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना PH3 का, फॉस्फोरस है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से बॉन्ड बना लेता है, और ये आप देख सकते हैं कि लोन पेयर इसके क्या हो जाता है, बच जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी सब में नहीं आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? 43 विच हैज सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। सेम मास एज इलेक्ट्रॉन, यस, क्या कह रहे हो असद? पॉजिट्रॉन होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है ना, एंटी पार्टिकल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो चार्ज बस अलग होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सिमिलर मासेस हैं। बात समझ में आ गई? 44 वैलेंसी ऑफ ग्रुप 7 है, क्या होगा? बोलें? -1, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट इज डैश इन नेचर। ये तो सेकेंड है चैप्टर 2। क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी ना होता वो। या तो ऑक्सीडाइजिंग हो या तो रिड्यूसिंग होगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना होगा। तो 46 वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे एक्साइटेड स्टेट पे क्या वैलेंसी होती है?
4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी रखता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद डाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट हो जाता है, याद है। 47 गोल्ड कैन बी डिजॉल्व्ड इन, सी ऑप्शन एक्वा रीजिया, जिसको रॉयल वाटर हम लोग कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। समझ में आ गया दोनों? कुछ पूछना है किसी को? हाँ, ग्राउंड स्टेट, अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राउंड स्टेट मैं दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, ये रहा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ये 2p2 ये 0 हो जाएगा, यही है बेटा। अभी हम कहते हैं कार्बन की किस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ग्राउंड स्टेट पे। अब ये बॉन्ड यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट पे ये कार्बन कैसा साबित हो रहा है? डाइवैलेंट, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स। अब आ जाए जरा, अब देखें हाइब्रिडाइजेशन, याद है फर्स्ट ईयर हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ मारेगा? 2pz पर। इससे क्या हो जाएगा? 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब ये कौन सी स्टेट हो गई? जो कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई पे जंप मारा है। अब कितना बॉन्ड बना सकते हैं? चेक करो, 4 बॉन्ड। तो कार्बन अब क्या हो गया हमारा? टेट्रावैलेंट, मतलब इट हैज द एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? तो ये है, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोगों ने बेटा सीखा होगा। जब हम बच्चे पूछते हैं ना कि सर फायदा क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का, तो ये एग्जांपल हम लोग देते हैं कि बेटा देखो कार्बन की वैलेंसी बढ़ती ही हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जब मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल का, वरना फायदा क्या है? sp3 sp2 sp इन सब चीज़ों का। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ओके। 47 तो हो गया था एक्वा रीजिया, तो याद करने का है, रॉयल वाटर। क्लियर है? नंबर 48 विच विटामिन इज मोस्टली फाउंड इन फ्रेश फ्रूट? फ्रूट में यार ये ऑरेंज वगैरह में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। 49 विच वन इज आयनिक कंपाउंड? कौन सा आयनिक है? बिल्कुल सही जवाब, KCl यहाँ पर आयनिक है। KCl आयनिक। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मसला भी है। NH3 तो चलो पक्का पता लग रहा है कोवलेंट है। अच्छा, मैंने क्या बताया था एक चीज़ आपको कि मेटल जब नॉन मेटल से मिलता है तो फिर आयनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन यहाँ देखो मेटल नॉन मेटल मिल रहा है लेकिन ये कोवलेंट है। ये हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जब देखोगे ना, कैल्शियम कार्बाइड है ये, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें ना, कैल्शियम कार्बाइड में। इसी तरह Li3N, ये भी आयनिक बॉन्डिंग है लिथियम का, चूँकि एटॉमिक रेडियस कम होता है, दैट्स वाई ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर पाता है। तो ये कोवलेंट, ये सब कोवलेंट है। सिर्फ KCl हमारे पास क्या बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बनाएगा। तो याद रखो, अगर तो मेटल नॉन मेटल की बात करोगे तो A और D भी तो सही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर KCl ही आयनिक है, बाकी सारा कोवलेंट है। ये एक्सेप्शंस हैं, ये दीज आर एक्सेप्शंस इन कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, वरना हम लोगों ने हमेशा पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग में मेटल कभी नहीं आता, बट आ रहा है यहाँ पर। कैल्शियम कार्बाइड में भी आ रहा है और लिथियम नाइट्राइड में भी आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना लग रहा है आसान सवाल है बट है नहीं ये वाला सवाल जो। तो KCl लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट 50 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें ना सवाल गलत लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक नहीं होगा, ये सवाल होगा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ये सवाल है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बोसाइक्लिक याद करो बेटा, चलो भूल गए। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था कि 2 कैटेगरी होती है, एक ओपन चेन होता है और एक क्या होता है? क्लोज चेन होता है, जिसको साइक्लिक भी कहते हैं। क्लोज चेन के अंदर फिर मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी होती है, एक हमारे पास कहलाता है होमोसाइक्लिक और क्या कहलाता है? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का क्या बताया था? जिसमें रिंग के अंदर सारे क्या होते हैं? कार्बन होता है। इसी होमोसाइक्लिक को हम लोग और क्या नाम देते हैं? कार्बोसाइक्लिक। ऑल कार्बन इन द रिंग, जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, रिंग में सारे के सारे कार्बन होते हैं बेटा। अब बताओ आंसर क्या होगा? ABCD। ए ऑप्शन, ऑल कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग। अब ये हो गया। तो ये कार्बोक्सिलिक नहीं है ये, ठीक है, ये कार्बोसाइक्लिक होगा। ये सवाल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर है। क्लियर है तो मसला? ओके 50 हो गया। 51 व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल देन इट इज कॉल्ड डैश। बोलें कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन होता है ये।
सोडियम से रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड तो वुड्स रिएक्शन होगा बेटा, सही है। जिसमें क्या होता है वो पता रहता है ना, कपलिंग हो जाती है, वो कपलिंग हो जाती है, मतलब डबल वाला बन रहा होता है, RX प्लस Na, इस तरह से होता है ना, RX प्लस Na, तो ये RR बन जाता है और NaX के साथ जुड़ जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं, तो ये चीज़ है, डबल हो जाता है। तो सोडियम अल्काइल हैलाइड का सोडियम से रिएक्शन हमारा वुड्स रिएक्शन कहलाता है, साइंटिस्ट के नाम पर है, वुड्स के नाम पर। 52 व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन इट प्रोड्यूसेस डैश, अल्केन, बिल्कुल सही। एक्सप्लेन तो नहीं करो, डायरेक्ट आगे बढ़े ना। अब बेटो इसको एक्सप्लेन करवाना है तो बस वो करवाए, सही है ना, टाइम बढ़ना ज़्यादा लग जाएगा। एक्सप्लेन करूँगा 8 घंटे का लेक्चर बन जाएगा ये, तो जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, ठीक है। 53 हेलो फॉर्म रिएक्शन डज नॉट डिस्टिंग्विश, अच्छा ये जो अभी क्लास के स्टार्ट में दूसरा MCQ था, लेकिन ये डज नॉट डिस्टिंग्विश किसमें नहीं कर सकता है डिस्टिंग्विश, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड टू एल्डिहाइड, अच्छा देखो ज़रा, फिलहाल ये अनक्लियर है, इसमें तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, चूंकि देखो असाइल ग्रुप है। अब ये सिर्फ एल्डिहाइड लिखा हुआ है, फिलहाल इसको छोड़ो, देखते हैं बाद में, कंफ्यूजिंग है। बी में आते हैं, कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब कीटोन की बात जैसे कि अगर हम करते हैं ना, ये रहा कीटोन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। एल्डिहाइड में अगर हम फॉर्मल्डिहाइड डाल देते हैं तो ये नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये इस पर तो डिस्टिंग्विश कर सकता है, किसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है ये बताना, तो बी कर दिया, बी को तो हटा दो, एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं सी, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3COH, उसके बाद HH, ये वाला ग्रुप आ गया, ये आयोडोफॉर्म देगा। लेकिन आपको पता है मिथेनॉल के अंदर ये वाला ग्रुप पाया नहीं जाता, तो मिथेनॉल ये नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, कट गया। अब आगे ए और डी, इथेनॉल टू रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल। इथेनॉल हमारे पास है, ये इथेनॉल है ना भाई, इथेनॉल तो देगा। रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल, रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल से क्या मुराद है? प्राइमरी अल्कोहल किसे कहा जाता है? जिसमें अल्फा कार्बन के साथ एक रेडिकल अटैच होता है, कोई भी रेडिकल अटैच हो जाएगा। ओके, हाँ सही है, ओके। अच्छा, ऊपर वाले को यहाँ पर हम इसको ना एसिड एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड में हम इसको फॉर्मल्डिहाइड मान के चलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जब मान के चलेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये दे देगा, तो सी भी कट, ए भी कट गया, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो। कैसे हो गया डी? जरा देखें, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि CH3COH ग्रुप आ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल से मराद यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हम इसमें मिथेनॉल ले लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल तो ये भी होता है 1 डिग्री, तो या नहीं, रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल का मतलब आर आ गया ना यहाँ पर, इस तरह से। अब ये भी सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जितने भी होते हैं। ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। जब दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देगा तो जाहिर सी बात है डिस्टिंग्विश नहीं हो सकेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट से। दैट्स वाई हमारे पास क्या हो गया, डी ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो इथेनॉल टू रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल, चूंकि प्राइमरी अल्कोहल सारे के सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। अब कोई एक तो होना जो ना दे, तभी तो टेस्ट हो पाएगा, जैसे ऊपर हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा मुश्किल MCQ है और आउट ऑफ द कोर्स है, बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा है बुक में आपने, ये तो उसको याद करना है, इसका डी ऑप्शन। अब रिएक्शन क्या होता है उसको छोड़ो, बस याद रखो कि ये, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है इसके अंदर, कि ये हमारा या तो ये ग्रुप आ जाए या ये ग्रुप आ जाए, सिंपल कहानी ये याद रखनी है। तो सूरत में क्या होता है कि ये दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं आयोडोफॉर्म का। क्लियर है? ये बात MCQ नंबर 2 भी यही था, अगर आप याद करो। बाकी सारे NET में चंद एक MCQ से मुश्किल है, वरना सब तो हलवा है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 54 दोबारा आसान शुरू हो गया। सेल्यूलोज इज अ डैश फाइबर। कौन सा फाइबर है सेल्यूलोज? सिंथेटिक फाइबर है? अरे यार गलत बता दिए, वेजिटेबल फाइबर है ना सेल्यूलोज, पत्ते से आता है यार, कागज वगैरह बनता है। सिंथेटिक फाइबर तो दूसरा है ना, वो एस्बेस्टॉस वगैरह, नायलॉन वगैरह, ये सब PVC हो गया। NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस? बड़ा आसान है, कार्स्टनिक एनालाइट से तो बनता ही है, नेल्सन सेल से भी बन सकता है, ए ऑप्शन। डाउन सेल से क्या बनता है पता है? ओल्ड बुक का टॉपिक है, सोडियम मेटल। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक। हेसन क्लेवर प्रोसेस से क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। पता है ये बात सबको? तो ए ऑप्शन इसका तो आसान है ये, ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट आता है बेटा 58, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लार्ज सेल ऑफ अ गैसियस एटम। जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गलत जवाब, गलत जवाब। अब बचा ही क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अनुदेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट सेल ऑफ एन एटम। इसमें रिमूव थोड़ी ना कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या होगा सूरत में? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। अल्लाह के बंदो सही जवाब दो। 59, कलर ऑफ ग्लास इज इम्पार्टेड बाय एडिशन ऑफ डैश। ग्लास में कलर कैसे आते हैं? क्या ऐड करने से आता है? तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर का होता है। क्या बोलो? बिल्कुल, मेटल ऑक्साइड। अलग अलग तरह के मैंने आपको बताया था, मेटल ऑक्साइड ऐड करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, अलग अलग कलर आता है। क्लियर है? तो मेटल ऑक्साइड ऐड करते हैं। मसला 60, विच इज द मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल। सबसे ज्यादा कौन सा अल्कली मेटल दुनिया में पाया जाता है? बहुत आसान है, हलवा। अरे यार, सोडियम। कितना है दुनिया में ये? नमक। तो नमक में सोडियम ही तो ना, तो सोडियम सबसे ज्यादा हो गया। थोड़ा कॉमन सेंस रखें नेक्स्ट टाइम। इफ Kc इक्वल टू 10 की पावर -4 देन इट शोज डैश। Kc की बहुत छोटी वैल्यू क्या बताती है? Kc की वैल्यू मैंने आपको बताया 10 की पावर माइनस समथिंग में अगर है, हम उसमें क्या कहते हैं? उसमें 2 पॉइंट निकालते हैं। हम एक बात तो ये करते हैं कि भाई माइनस समथिंग मतलब बहुत छोटी वैल्यू है ना, वेरी स्मॉल वैल्यू है। और Kc बराबर किसकी होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत छोटी वैल्यू का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सही है बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। और दूसरी बात कि मोर अमाउंट ऑफ, पढ़ा है ना ये सब हमने, प्रोडक्ट मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। याद है? क्या बताओ ऑप्शन? ऑप्शन ए, मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही, ये वाली बात हो गई। ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। वेरी लार्ज हो तो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा, मॉडरेट हो तो क्या होगा। क्लियर है? तो मसला ठीक है। 62, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम then the reaction will move in either direction to undo the stress is the statement of dash। किसकी स्टेटमेंट है ये? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है तो हम उसकी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर चेंज करके उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलेयर प्रिंसिपल। भूल गए? ली चैटलेयर भूल गए क्या? ली चैटलेयर प्रिंसिपल। अच्छा, 63 जो हमारे पास है ना, आर्हीनियस इक्वेशन, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बुक है ना, ओल्ड बुक में था ना न्यू बुक में, रट्टा मार लो उसका। इसके इक्वेशन पूछेंगे तो ए, ये ऑप्शन है होती है आर्हीनियस इक्वेशन। K इक्वल टू ए ई पावर ई ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अभी क्या होता है उसको छोड़ो, ये आर्हीनियस इक्वेशन यूनिवर्सिटी में जाकर आप लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये कभी 9 से लेकर इंटर तक कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बस ये याद कर लो, ये ए ऑप्शन है इसका, इसको लिख लो, ये आर्हीनियस इक्वेशन होती है। ये एनईडी में आया था एक बार। अब पूरी किताब भी आप घोल के पी जाओगे तो आप इसके जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि है ही नहीं बुक में। तो एनईडी में बेटा किताब रटने वाला काम का नहीं है, पास पेपर रटने वाला काम का बच्चा है जो 90+ ला रहा है। पूरी किताब रट के भी 90+ नहीं आ सकता एनईडी में, पूरी किताब याद करके भी। सही बात है ना भाई, क्योंकि सवाल ही आउट ऑफ द बुक आ रहे, क्या करें। नेक्स्ट है 64। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा गलत है। ये सवाल इस तरह से होगा कि I2 गैसियस है, तो बाद में क्या बन रहा है, 2I हमारे पास बन जा रहा है। ठीक है, तो I2 है, गैसियस स्टेट में है। अच्छा, I2 से 2I कब बनेगा, जब हम उसको हीट करेंगे ना, मतलब बॉन्ड I2 है ना, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटता कब है, जब हीट देते हैं। या गलत लिखा हुआ है ये, प्लस का 150 जूल ऐसे नहीं होगा, मतलब इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस का 150 जूल ऐसा होना चाहिए। मतलब ये कैसा रिएक्शन हो गया हमारे पास, एंडोथर्मिक चेंज हो गया। बात समझ में आ गई?
बेटा तो ये हमारे पास है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वैसे भी एंडोथर्मिक होगा, चूंकि क्या हो रहा है, एक आयोडीन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक उसी वक्त होता है जब आप हीट एनर्जी देते हैं। सही बात है ना, बॉन्ड का टूटना है ना, ये बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक में चेंज है। तो व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना, इन चारों में से क्या काम करेंगे कि ज़्यादा आयोडीन हमें मिले, ज़्यादा बॉन्ड टूटे? क्या करेंगे बताइए? इंक्रीज द टेम्परेचर। बिल्कुल सही जवाब, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सोथर्मिक मान के चलेंगे तो भी डिक्रीज द टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन ये एक्सोथर्मिक चेंज है नहीं, ये एंडोथर्मिक चेंज है, बिकॉज ये डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन है। आयोडीन का मॉलिक्यूल टूटेगा तब जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे। नंबर 65 देखिए, द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3 इज डैश। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ABCD बताइए। सी ये होता है ना फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 इस तरह से आएगा ना बेटा। ये रहा Fe, ये रहा SO4। Fe का +3 होता है, SO4 का -2 होता है। वैलेंसी इंटरचेंज करो, यहाँ 3 आ गया और उसके सॉरी यहाँ 2 आ गया और उसके बाहर क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आ गया फॉर्मूला, ऐसे ही बनता है ना बेटा। फेरिक सल्फेट कहलाते हैं। ये फेरस सल्फेट है FeSO4 और ये कुछ नहीं है। सी ऑप्शन क्लियर है। 66 वाटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एट विच टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट रहेगी? सबसे हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, चूंकि हमें पता है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है? 100 केल्विन डिग्रीज। बिल्कुल सही, चूंकि ये कल प्लस करेंगे 273 तो ये हमारा 373 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। सॉरी केल्विन आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट यही हो जाएगा। नेक्स्ट है 67। अब ये भी आउट ऑफ द बुक है। कैल्सीरियस मटेरियल डैश। बेटा देखो, कैल्सीरियस मटेरियल किसे कहा जाता है समझ लीजिए गौर से, कि हर वो मटेरियल जिसके अंदर कैल्शियम होता है, हर वो कंपाउंड जिसमें कैल्शियम होता है उसको कैल्सीरियस मटेरियल कहा जाता है। अब इन सब में किसमें होता है कैल्शियम? लाइमस्टोन नहीं, ऑल ऑफ दिस। लाइमस्टोन और मार्बल तो वही होता है, चौक भी वही होता है। तीनों का ही फार्मूला हमारे पास होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, कैल्सीरियस कंपाउंड्स कहलाते हैं। हाँ, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉलीमॉर्फ्स है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर है। समझ में आ गई बात? 68 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n = 3। किसका आखिरी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे होगा? बहुत तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका इसका ये है ना कि n = 3 का मतलब वो एलिमेंट जो है ना कहाँ पाया जाएगा? थर्ड पीरियड में पाया जाएगा। सही है, पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड पे पाया जाएगा। सिलिकॉन बिल्कुल थर्ड पीरियड पे पाया जाता है, चूँकि कार्बन के नीचे है, कार्बन सिलिकॉन। बेरिलियम क्यों नहीं होगा? चूँकि सेकंड पीरियड पे पाया जाता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? चूँकि सेकंड पीरियड पे पाया जाता है। नियॉन क्यों नहीं होगा? चूँकि सेकंड पीरियड पे पाया जाता है। एक दूसरा तरीका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके भी देख सकते हैं कि वो 3 पे एंड होगा, एक 2 पे, लेकिन लंबा कहानी। शॉर्टकट ये कि थर्ड पीरियड पे जो होगा वो उसका n = 3 आएगा, हाईएस्ट जो होगा उसका थर्ड शेल। क्लियर है? 69 शॉर्टकट देखो यार, मतलब लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं है। अब अक्सर होता है टीचर ना बहुत लंबा एक MCQ उसको ले जाता है, वो बिला हो जाकर फिर वो टाइम वेस्टेज है। तो बेहतर है इसको शॉर्ट में आप समझो। ठीक है, फिर ना बच्चे भी लेक्चर देखते भी नहीं इतना लंबा होता, इतना लंबा कौन बैठे, डायरेक्ट आंसर पता लगे आगे बढ़े। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब ये तो दोबारा ओल्ड बुक का आ गया बेटा। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। कौन सा वो हाइड्राइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? सुनिए जरा गौर से। NaBH4 BH3 NaHCH4। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी। एक ऐसा हाइड्राइड जिसके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जरा देखिए, मैं बी ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं, BH3।
BH3 का स्ट्रक्चर जरा मैं बना दूँ ना, देखिए ये बोरॉन हो गया, ठीक है, यशवानिया सेट है, क्यों आगे क्लास में घर ही बैठ जाते, इतना रिक्वेस्ट करके बेचारी आई क्लास में, बोले आई क्यों है। BH3 ठीक है बेटा, ये मैं जादू मंत्र क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, टाइम लगता है सीखने में। अब आपको लगता है कि सर नसीम तो ऐसा मंत्र सिखा देंगे कि नंबर आ जाएगा एनईडी में, ऐसा नहीं है, पढ़ाऊंगा ही मैं तो ही नंबर आएगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है इसके अंदर, पढ़ के ही आ सकता है ना भाई। तो मेरी क्लास में आके भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है दूसरा कि नंबर आ जाएंगे। मैं पढ़ा ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में काम की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, यूजलेस चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ बस, लेकिन पढ़ा तो रहा हूँ ना, उसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। BH3 देखो जरा, बोरॉन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3A ग्रुप के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, बन गया BH3। अब देखो बॉन्डिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बोरॉन के लास्ट सेल में। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 8 चाहिए। क्या 8 कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी बोरॉन के पास, 2 और चाहिए। तो BH3 हमारा कौन सा हाइड्राइड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। बाकी में नहीं हो, जैसे CH4 अगर हमने लिया, आप देखो CH4 बनाते हैं तो कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर डेफिशिएंट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिर्फ BH3 होता है, ऐसा हाइड्राइड जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो रहा हो सेंट्रल एटम के अंदर। क्लियर है बेटा। ये MCQ सारे कराए हैं मेरे पुराने पास पेपर के प्लेलिस्ट में, रिपीट हो रहा है तो मसला नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं, नंबर 70, अ हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म। हाँ बेटा बताइए, हाइड्रोजन जब किसी भी रिएक्शन के दौरान पैदा हो रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा चलो देखो जरा सुनो गौर से, मुश्किल है ये भी आपके लिए शायद परेशानी का बाइस बने। 70 देखो बेटा, हम एक रिएक्शन लिखते हैं Zn + HCl। जब ये रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ZnCl2 बनेगा और हम लोग H2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रिएक्शन को, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास एक हो गया। लेकिन याद रखो बेटा, ये जो H2 होता है ना, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डायरेक्टली ये नहीं बनता है, बल्कि शुरू में क्या बनता है, ऐसे लार्ज ब्रैकेट में H लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन या न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है, न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो जब कोई हाइड्रोजन पैदा हो रहा होता है किसी रिएक्शन में तो वह असल में नेसेंट हाइड्रोजन होता है, जिसको लार्ज ब्रैकेट H से शो करते हैं। आयनाइज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H+ या H-, इसको बोल सकते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, H2 का बॉन्ड तोड़ के जब आप उसको एटॉमिक फॉर्म में ले आते हैं तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा नेसेंट हाइड्रोजन हो गया, बिकॉज ये क्या होगा कि ये हमारे पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन है, जब जनरेट हो रहा है तो उसके अंदर जब रिएक्शन में हाइड्रोजन बनता है तो वो नेसेंट बनता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 71, a chemical process in which the elements have same masses and same ratio obeys which law? अच्छा एक काम करते हैं, एलिमिनेशन पे चलते हैं, MCQ 71 पे। लॉ ऑफ मास सेक्शन की स्टेटमेंट है क्या ये, साइलेंट। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही बोलता है लॉ ऑफ मास सेक्शन। इसी लॉ ऑफ मास सेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विलिब्रियम लॉ या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो BC कट गया, अब या तो A है या तो D है। अब 9th क्लास में ओल्ड बुक के अंदर एक चीज़ थी हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते थे, जो किसने पेश किया था, शायद वो साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा। चलो अब देखो होता क्या है लॉ, समझो जरा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अ केमिकल प्रोसेस इन विच द एलिमेंट्स हैव सेम मासेस एंड सेम रेशियो ओबेज विच लॉ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है, मिसाल के तौर पे अगर आप H2O की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या होगा, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका 16 है ना, तो ये 1 हो गया और ये 2 16 हो गया। तो दुनिया में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो से कंबाइन होता है मास के लिहाज से। मतलब ये एक वाटर की मिसाल दे रहा है, ऐसे तमाम कंपाउंड्स के लिए होता है ये कि तमाम कंपाउंड में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। पूरी दुनिया में पानी आप कहीं से भी उठा लें, फार्मूला उसका H2O ही होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 रेशियो से ही कंबाइन होगा। इस तरह पूरी दुनिया में नमक उठा लें तो सब जगह NaCl ही फार्मूला होगा। ये एक लॉ कहलाता है, 9 के बच्चों को पढ़ाते थे हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से। ये उन्होंने उसका स्टेटमेंट दिया हुआ ऊपर है। क्लियर है? एक नई चीज़ थी बेटा, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, NED के टेस्ट के लिए। इसका ये ऑप्शन हो गया। अब ये कुछ इस तरह के MCQs हो सकते हैं जो नए आ जाते हैं तो कहते सर हमारे पास पेपर से आउट आया था, तो वो भी हम कर ले रहे हैं आज। 72 इन रिएक्शन 3A + 2B इट फॉर्म्स C, द Kc एक्सप्रेशन इज डैश। ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन बन गया। आना था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना आता है सबको बेटा, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टाइम कम है। 72 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कितना सिग्मा? बिल्कुल 12 सिग्मा। इन ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल एडिशन ऑफ हीट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल डैश। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक में हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? 74 का आंसर दीजिए। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, गलत जवाब, बैकवर्ड होगा। एंडोथर्मिक में हीट करने से फॉरवर्ड होगा, एक्सोथर्मिक में हीट ऐड करेंगे तो बैकवर्ड होता है। रिवर्स उल्टा बोल दिया आपने, ठीक है। एक्सोथर्मिक देख लो जरा, इसको देखना है गौर से, ठीक है। नंबर 75 अमाइनो एसिड्स आर डैश। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? पता ही अभी तो पढ़ा है सेकेंड ईयर में। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? बोथ एसिडिक एंड बेसिक। समझ में आ गया सबको? बहुत आसान। नेक्स्ट फार्मूला ऑफ एक्टिवेशन, दोबारा आ गया, ये दोबारा आ गया ना, ये असद ने बताया था ए ऑप्शन। चलो अच्छा है। 77 C3H4 इज सिमिलर टू दिस कंपाउंड, मतलब इसी फैमिली का दूसरा मेंबर, ये भी किया है हमने। ये C3H4 क्या हमारे पास है? क्या प्रोपाइन है ये? क्या ये प्रोपाइन है? दूसरा अल्काइन कौन है इसमें से? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, आवाज़ आई है, इथाइन। मतलब प्रोपाइन फैमिली का दूसरा मेंबर इथाइन होता है, बाकी सारे आपको पता अल्काइन नहीं है। ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये तो बेंजीन है। क्लियर है? 78 डैश आर मोस्ट सिमिलर। यार सिमिलर पेयर बताओ किसका है? असद कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि सेम ग्रुप है, वन ए ग्रुप है, अल्कली मेटल। पूरा नंबर लाओगे तुम बेटा, लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो हाफिज़ का भी नंबर तुम उड़ा ले रहे हो, नंबर भी तुम ले आओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? चलो सुनो। 79 अल्काइल हैलाइड रिएक्शन में सोडियम, दोबारा से रिपीट हो गया, बल्कि नहीं अच्छा है तो वुड्स रिएक्शन। पूछ रहा बनता क्या है वुड्स रिएक्शन में, क्या बनता है? अभी तो रिएक्शन लिखा था, अल्केन बनता है ना, डबल कपलिंग हो जाती है, RR अल्केन बन जाएगा। 80 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन चारों में से क्या है? अभी क्लास के स्टार्ट में बताया था आज। हाँ बेटा, ए तो होगा ही होगा बिल्कुल, इट इज एक्सपेरिमेंटल, ये भी सही है, तो सी भी तो होना ही है। ऑल ऑफ दिस ए है, बी और सी भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और ये होल नंबर फ्रैक्शन दोनों में हो सकता है। क्लियर है? 81 RX रिएक्ट्स विद एक्वस KOH टू प्रोड्यूस। सेकेंड ईयर अल्कीन एक्वस से बेटा, अल्कोहलिक नहीं है, एसएन रिएक्शन है ये, बिल्कुल एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक होता है। 82 व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेवी वाटर? बहुत आसान, D2 ड्यूट्रियम ऑक्साइड। गुड। नेक्स्ट 83 ग्राम्स लॉ टेल्स अबाउट डैश। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ए ऑप्शन है। 84 डैश क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्स में कौन सा क्रिस्टल होता है? मॉलिक्यूलर ना, मेटेलिक में मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयनिक में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं होता, बताया था। वैन डर वाल फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, याद है? आइस हो गया जैसे एग्जाम्पल में इसके आ गया, पढ़ा है ना सॉलिड्स के अंदर इसको हमने। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑथेंटिक? मतलब इसमें से कौन सी बात सही है? ऑथेंटिक मतलब यही होता है, कौन सा सही बता रहे हैं? ये ऑप्शन ही सही है, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। अगर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड हो रही है तो वो चीज़ क्या चल रहा है बेटा? फ्रीजिंग हो रहा है, ऐसा ही है। 86 क्लोरोप्रोपेन हैज 2 डैश। यस,
चेन आइसोमर कहाँ, पोजीशन आइसोमर तो होंगे ना, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। 87 ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव सेम डैश, कोई भी ग्रुप है क्या होगा, सेम डैश, हर ग्रुप के, एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स, क्या होगा, मसला हो गया बेटा? यस फाइजा, को इशू हो गया क्या? 85 समझ में नहीं आया, बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है, कह रहे कौन सा प्रोसेस करेक्ट है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, जैसे कि आपने वाटर को आपने क्या बना दिया बेटा, आइस, तो ये फ्रीजिंग होता है, ये प्रोसेस सही है। अगला देखो क्या है, गैस टू सॉलिड, गैस का डायरेक्टली सॉलिड बन जाना ये सब्लिमेशन नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या सॉलिड का गैस बनना ये डिपोजिशन नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास क्या होता है, आगे पीछे कर दिया उन्होंने, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे नहीं समझ गए वो, उन्होंने यहाँ घुमा दिया आपको ऑप्शंस में। अब आते हैं यहाँ पर वापस, ग्रुप 30, एक ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज़ें सेम होती हैं, कोई भी ग्रुप है उसमें क्या चीज़ सेम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ग्रुप के सारे एलिमेंट। 88 मोस्ट नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द डैश साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉट अपर राइट ना, ऊपर अपर राइट साइड पर होता है, ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़े। ग्रुप 3A हैज डैश, मतलब बोरॉन फैमिली, इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी, अभी तो किया है थोड़ी देर पहले, रिपीट हो गया, हाई डेंसिटी। 90 द पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड इन क्या, अच्छा इन द इज बेस्ड ऑन, ओके, पीरियोडिक टेबल जो है वो किस चीज़ पर बेस करता है, मॉडर्न, बिल्कुल सही कहा, एटॉमिक नंबर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के क्लास से डिजाइन। 91 व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी, अब ये मुश्किल आ गया, मैंने आप सबको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस होता है, अब ये मुश्किल सवाल है 91, देखिए जरा, अगर कोई बोलता है ना केमिस्ट्री सारे ही मुश्किल आता है, तो यार उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, मुश्किल आता है बट 20-25 में से एक सवाल मुश्किल है ना यार। आपको बोलते सर एनईडी में तो 25 का 25 मुश्किल आता है, तो ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है, कौन है जो ये अफवाहें फैला रहे कि 25 के 25 मुश्किल आता है? हाँ मैं फैला रहा हूँ मतलब ये बिल्कुल गलत बात है, आप देखें ना यार, मतलब क्या ये सिर्फ मुझे ही आसान लग रही है, वाकई में आसान एमसीक्यू है ये? आप बताएं ना, क्या वाकई में आसान है या बस मुझे आसान लग रहा है एमसीक्यू से सारा? इससे बहुत मुश्किल आ सकते हैं, आना चाहे तो। देखा होगा आपने बहुत मुश्किल भी बुक्स में एमसीक्यूज, कभी आप उठाएं कोई भी किताब एमसीक्यूज की मार्केट से खरीद के, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब चुन चुन के आसान सवाल डाला है एनईडी वालों ने केमिस्ट्री के अंदर। आप कभी कभार 20 में से एक मुश्किल आ जा रहा है, जैसे ये भी क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी सुनिए जरा गौर से, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस है, याद रखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी किससे कहा जाता है, डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप। याद करो, पढ़ा हम लोगों ने इसको, है SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा है यार, SN छोड़ो, ऑप्शन छोड़ो, अभी SN1 SN2 पढ़ा है, E1 E2 पढ़ा है, तो बताया यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि स्लो स्टेप के अंदर कितना रिएक्टेंट टेक पार्ट ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट 0 हो जाए, रिएक्टेंट 0 हो जाए, रिएक्टेंट हो ही ना? क्या ऐसा किसी रिएक्शन में हो सकता है रिएक्टेंट ही ना हो सकता है? नहीं। तो क्या रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी नहीं। ऑर्डर तो 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी भाई यही आंसर है। कौन सी बात गलत है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में? बी ऑप्शन, इट मे हैव 0 वैल्यू, यस ए ऑप्शन। इसका 0 वैल्यू हो ही नहीं सकता मॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, बिकॉज ये क्या बताता है कि स्लो स्टेप में कितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल मौजूद है। तो एक ना एक तो होगा ना यार, 0 कैसे? SN1 SN2 पढ़ा है ना, SN0 रिएक्शन पढ़ा है कभी? SN0 सुना भी नहीं होगा कभी। E1 E2 पढ़ा है ना, E0 पढ़ा है कभी? 0 मॉलिक्यूलर, कॉमन सेंस है, हो ही नहीं सकता यार। आगे बात है ऑप्शन, तो ये याद रखो यार, गलत मुश्किल थोड़ी ना इतना। 92 अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड रिएक्शन इज डैश। बहुत आसान, एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल से एस्टर बन जाएगा।
93 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, बिल्कुल सही जवाब, H2O में पोलर होगा, पोलर बॉन्डिंग होगी, सबको पता है पोलर सॉल्वेंट है। 94 मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और डैश आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे भी आता था, आंसर लिखा हुआ फिर भी आता था, ठीक है, उसके नहीं कि नहीं पता, ये स्टीरियो में तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, स्पेटियल अरेंजमेंट अलग होती है, पता है ना। ऑप्टिकल आइसोमर और ये इसी की टाइप है, स्टीरियो की, मेटामर स्ट्रक्चरल की टाइप है, समझ में आ गई बात। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा एमसीक्यूज को, एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब ये 6-7 घंटे के लेक्चर बन जाएगा सिर्फ, फिर बच्चे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे हटाओ उसको, नहीं देखो। 95 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सारे गलत हैं फायदा, और बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, बी तो वैसे ही नहीं हो सकता ना, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड बोला, बी तो है ही नहीं, फिर सी ऑप्शन, सी कहाँ से होगा, ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जम करेगा ना, सारे गलत हैं, ये क्या ऑल आर करेक्ट लिखा वैसे, अच्छा बी तो बिल्कुल गलत है, एक्साइटेड स्टेट, सी भी गलत है क्योंकि 2s1 होना चाहिए था, 2s1, 1s2 2s2 2p, ये भी गलत है, तो ये तो अच्छा ऑल आर करेक्ट नहीं, ऑल आर रॉन्ग, ये हो जाएगा, ऑल आर रॉन्ग, सही है, ऑल आर रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ ऑप्शन, क्लियर है, सारे गलत है ना, वरना यहाँ 2s1 अगर होता तो ये सही हो जाता, क्लियर है। 96 इट इज नॉट इजी टू अटैक अ बल्की अल्काइल ग्रुप बिकॉज ऑफ डैश, ये पढ़ा है सेकंड ईयर में, स्टायरिक हिंड्रेंस, सी में भी यही बात है, रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ बल्की मॉलिक्यूल, या डी ऑप्शन बोथ एंड से। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या पढ़ा था सेकंड ईयर में, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। अब देखो मेरा समझो गैल्वेनाइजेशन के बारे में क्या बात ठीक है, देखो सी तो हटा दो, सी उल्टा लिखा हुआ, प्लेटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक, या जिंक को आयरन पर प्लेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या, कोरोजन इज अ फिजिकल चेंज, कोरोजन इज अ केमिकल चेंज, ये तो हटा दो, जो कोरोजन जो है ना वो फिजिकल चेंज नहीं होता है। अब यहाँ कुछ टीचर यहाँ पर डी लगाते हैं, कुछ टीचर यहाँ पर बी लगाते हैं, समझिए गौर से, डी बी इस सेंस में लगाते हैं कि भाई कोरोजन की तो बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए डी हो गया। लेकिन गैल्वेनाइजेशन समझे जरा, गैल्वेनाइजेशन किस लिए किया जाता है, ताकि मेटल को कोरोड होने से बचाया जाए, और कोरोजन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो मेरे लिहाज से ना इसका आंसर बेहतर है कि इसमें बी लगाया जाए ना, कोरोजन इज अ केमिकल चेंज लगाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, बजाय इसके कि डी, अक्सर टीचर डी लगा रहे होते हैं, आप इसको बी लगा दें, सही है, मतलब चंद एक में होता है इशू, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरे लिहाज से तो बी होना चाहिए। कुछ टीचर क्या होता है, सर इसमें तो गैल्वेनाइजेशन की बात ही नहीं रही, बी में तो डी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कनेक्ट रिलेटेड है ये बात इससे, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन कोरोजन से बचाने के लिए होता है, दैट्स वो रिलेटेड बात है, अनरिलेटेड बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 98, इन द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या चीज़ कम होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या चीज़ कम होगी, डिक्रीज होगी। चलो देख लेते हैं, ए मेटालिक कैरेक्टर, यस शुरू लेफ्ट साइड पे मेटल होते हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल होते हैं, ए तो है ही है, मसला है कि डी भी ऑप्शन है ना, चेक करना पड़ेगा। बी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ए और बी दोनों एक ही बात है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्या ऑप्शन हो गया, डी, बोथ ए एंड बी, क्लियर है। तो मसला चूंकि मेटालिक कैरेक्टर ही कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, सही है। 99 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एक्टिनाइट सीरीज, अभी आ रही है मसला, यह भी एक कंफ्यूजन है। कुछ टीचर, हमें 2 ही ऑप्शन है, मैंने 2 हटा दिए, कुछ टीचर कहते हैं 14, कुछ कहते हैं 15। अब ये समझना है, चूंकि देखो होता क्या, जरा समझिए, ए सी एलिमेंट है, यहां से फिर नीचे एलिमेंट चलते हैं हमारे पास कितने हैं, 14, इसको कहा जाता है एक्टिनाइट सीरीज।
अब होता क्या है, हमारी जो सिंध बोर्ड की बुक्स होती हैं उसमें हम लोग AC को काउंट नहीं करते एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर, हम कहते हैं टोटल 14 है। लेकिन जो लेटेस्ट बुक आती है, इंटरनेशनल बुक्स होती हैं, उनमें AC को काउंट किया होता है सीरीज़ के अंदर, एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर। तो वो कहते हैं कि एक्टिनाइट सीरीज़ में 15 एलिमेंट है और हमारा सिंध बोर्ड कहता है 14 एलिमेंट है ना। तो बेहतर यही है कि हम इसमें 14 लगा लें सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन नेट पे चेक करोगे तो 15 भी बताएगा वो बोलेगा एक्टिनाइट जो है उसका पार्ट हिस्सा है सीरीज़ का। लेंथेनाइट सीरीज़ में भी 15 बता रहा होगा वो, और टोटल इस तरह से हमारा 28 हो रहा है, उसका 30 हो रहा होगा। सही, आखिरी MCQs 100 सेंचुरी हो जाएगा मुकम्मल। ब्लीचिंग ये तो रिपीट हो गया। यस, प्रेजेंस ऑफ HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, दैट्स इट।